हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6। हमारे पास जो सीरीज थी मोल कॉन्सेप्ट वाली, तो उस मोल कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में अभी तक हमने 5 लेक्चर अपने कवर किए हैं। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूं कि लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले स्टार्ट की थी आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे पीवी एनआरटी क्या होता है ये हमें आपको बताया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है व्हाट इज आर। आर होता है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। पर मोल केल्विन, तो आर की वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको आइडियल गैस की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ाए थे, जैसे कि एक फॉर्म हमने आपको पढ़ाई थी कि पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। ये लेक्चर नंबर 5 में मैं कंप्लीट कवर कर चुका हूँ। इस फॉर्म में आपको देखना है कि व्हाट इज पी, प्रेशर ऑफ द गैस विच इज always put in a ATM. M is the molar mass of the gas. D is equal to density of the gas. The unit of the density is gram per ml. R is equal to universal gas constant and T is equal to temperature of the gas. और हमेशा हम गैस का टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। एक और फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी कि P इज इक्वल टू सी आर टी। ये वाली फॉर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सी क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि मोलैलिटी होता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या होती हैं। जैसे कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है। इसको आप पास्कल में चेंज कर सकते हो, इसको आप किलो पास्कल में चेंज कर सकते हो, इसको आप एमएम ऑफ एच जी में चेंज कर सकते हो कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एच जी। 1 एमएम एच जी क्या होता है, टॉर होता है। तो 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर भी हो जाएगा। आप 1 एटीएम को लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी भी लिख सकते हो। 1 एटीएम को आप इवन 10.33 मीटर ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या था हमारे पास, प्रेशर की यूनिट का कन्वर्जन। वॉल्यूम की यूनिट की कन्वर्जन में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। आप इसे डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 ml इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम डिस्कस बेटा कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। इसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ टेम्परेचर की वैल्यू आप नोट कर लो, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप बोल सकते हो 273 केल्विन। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो आर टी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 22.4। अगर मेरा टेम्परेचर मुझे गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जिसको अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो आर टी की वैल्यू कितनी होती है, 24.46। और अगर हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में चेंज करोगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। तो आर टी की वैल्यू हो जाएगी 24.63। तो ये तीन वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि आप इनको क्या करोगे, याद करोगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी। इतना हमने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हमने डिस्कस की थी आपके पास एसटीपी की कंडीशन। तो एसटीपी मैंने आपको दो टाइप के एसटीपी बताए थे, एक बताया था न्यू एसटीपी और एक था हमारे पास ओल्ड एसटीपी। अगर मैं न्यू एसटीपी की बात करता हूँ या फिर ओल्ड एसटीपी की बात करता हूँ, तो चेंजेस किस में आएंगे, प्रेशर में आएंगे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी प्रेशर कितना लेना है आपको, 1 एटीएम, और टेम्परेचर कितना लेना है आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पर अगर हम न्यू एसटीपी की बात करेंगे तो न्यू एसटीपी पे जो प्रेशर पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 1 बार, और टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि एसटीपी की कंडीशन क्या क्या होती हैं। इसके बाद हमने आपको एक और चीज बताई थी कि आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आइडियल गैस की बात करते हैं, तो आइडियल गैस का भी मैं क्या लेता हूँ, 1 मोल लेता हूँ। आइडियल गैस का जो 1 मोल है वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि आइडियल गैस का 1 मोल अगर मैं ओल्ड एसटीपी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ओल्ड एसटीपी की बात करूंगा, तो आइडियल गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। और अगर मैं न्यू एसटीपी की बात करता हूं तो न्यू एसटीपी पे आइडियल गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.7 लीटर। तो ये भी हमारा डिस्कशन का पार्ट हो चुका था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी, और एक और मैंने पॉइंट बताया था कि एनटीपी अगर क्वेश्चन में गिवन है, एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो एनटीपी इज सिमिलर टू, NTP is similar to
एसटीपी, एनटीपी जो कंडीशन होती है दैट इज सिमिलर टू एसटीपी कंडीशंस होती हैं। तो ये पूरा का पूरा हम डिस्कशन अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब मैं शुरुआत करता हूं अपना लेक्चर नंबर 6। आज का हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि रिलेटिव इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। अगर ये किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी है, इसका मतलब ये किसी और डेंसिटी के रेफरेंस में कैलकुलेट की गई है। अब आपको ये देखना है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन से सब्सटेंसेस के लिए डिफाइन की गई है। अगर बेस्ड अपॉन द फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या फिर बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो मैटर को हमने 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन कौन है वो? हमारे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इसका मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए ही डिफाइन की गई है। अब आप ये सीखो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस in gram per ml to the density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन ग्राम पर ml। तो बेटा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन लिखिए, तो आप कैसे लिख सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड, इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम ml टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन ग्राम ml। अब हम सबको पता है जो वाटर की डेंसिटी है, H2O डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होती है 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है वो? 1 ग्राम पर ml। अब आपको क्या करना है बेटा, ये आगे याद भी रखना है। अगर किसी न्यूमेरिकल में वाटर की डेंसिटी आपको गिवन नहीं होगी, आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी हम कितनी लेंगे आगे न्यूमेरिकल में, 1 ग्राम पर ml। अगर हम इस वैल्यू को पुट करते तो यहां से हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी उसी को आप क्या बोलोगे? उसी को आप बोल दोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे हम इसे यूज करेंगे ये मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो बेटा, डेंसिटी आप किस में पुट करोगे? ग्राम ml में। और रेफरेंस में आप जो डेंसिटी ऑफ वाटर यूज कर रहे हो वो भी किसमें? ग्राम ml में। तो यहां से हमें एक आइडिया मिल गया कि हमारा पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या हो गई? यूनिटलेस हो गई। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? ऑलवेज यूनिटलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या हो गई? ऑलवेज यूनिटलेस। अब हम इसको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करने वाले हैं उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मरकरी गिवन है, हमें क्या गिवन है? मरकरी। तो मरकरी को हम डिनोट करते हैं Hg से। Hg क्या होता है? मरकरी। अब मरकरी की आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी को मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल डी से। तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर ml। इसका मतलब मरकरी की डेंसिटी आपको पता है, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी S.G वो कितनी हो जाएगी? 13.6। इस तरीके से आपको यूज करना है। अगर आपको सब्सटेंस की डेंसिटी पता है तो सब्सटेंस की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हो, या फिर सब्सटेंस की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आप सब्सटेंस की डेंसिटी बता सकते हो। कैसे? इसको समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है X और उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 10, तो अगर सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो आप बता दोगे कि इस पर्टिकुलर X सब्सटेंस के लिए जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 10 ग्राम पर ml। इस तरीके से हमें यूज करना है। अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम डेंसिटी यूज करें निकाल सकते हैं, और अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो इसमें याद करने वाले पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हो गए इसको देखो। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है।
ये किस किस के लिए डिफाइन की गई है? सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन की गई है। ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम एम एल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन ग्राम एम एल। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। अब आपको ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितनी होगी? 1 ग्राम पर एम एल होगी। इसका मतलब अगर आपको सब्सटेंस की डेंसिटी पता है तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हो, या फिर सब्सटेंस की अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसके आगे ग्राम पर एमएल लिखते ही आप सब्सटेंस की डेंसिटी बता सकते हो। समझ में आ गया आपको? चलिए आज का फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी में भी अगर हम बात करेंगे तो वेपर डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी? वेपर डेंसिटी भी हमारी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी भी क्या है हमारे पास? रिलेटिव डेंसिटी है। अब अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिफाइन की थी सॉलिड और लिक्विड के लिए, तो वेपर डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे किसके लिए? गैसियस सब्सटेंस के लिए। तो आप यहां से लिख सकते हो बी डॉट डी। तो बी डॉट डी क्या है? वेपर डेंसिटी। तो बी डॉट डी मतलब वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर गैसियस सब्सटेंस। ये आप गैसियस सब्सटेंस के लिए डिफाइन करोगे, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि वेपर डेंसिटी होती क्या है। तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस एट अ प्रेशर P, at a pressure P and temperature T, at a temperature P, at a temperature T, to the density of hydrogen, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट प्रेशर P और T। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप वेपर डेंसिटी निकालोगे तो आप क्या करोगे? गैसियस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालोगे। डेंसिटी आप जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे गैसियस सब्सटेंस की आप डेंसिटी निकाल रहे हो उसी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी निकालोगे, और दोनों का जो रेशियो लोगे उसी को हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पहले ही लिखवा दिया कि हमारा जो वेपर डेंसिटी होता है वो क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये किसी और डेंसिटी के रेफरेंस में निकाला गया है। तो अगर हम किसी और डेंसिटी रेफरेंस मतलब किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी के रेफरेंस में हमने इसको कैलकुलेट करा है, अब वो जो सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी के रेफरेंस में हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। तो बेटा अब अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं वेपर डेंसिटी में? पहला, वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। पॉइंट नंबर 2, वेपर डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं गैसियस सब्सटेंस के लिए। पॉइंट नंबर 3, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो कि वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस एट अ प्रेशर P and T टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहां से आपको एक दिख रहा होगा कि वेपर डेंसिटी भी हमारे पास कैसी रहेगी? यूनिटलेस होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर आप देखो न्यूमरेटर में डेंसिटी है सब्सटेंस की और डिनोमिनेटर में डेंसिटी हमारे पास क्या? हाइड्रोजन गैस की। सेम यूनिट में डेंसिटी हम पुट करेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो वेपर डेंसिटी भी हमारे पास कैसी हो जाएगी? यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान देना है। कैसे? तो वेपर डेंसिटी की बेटा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की। एक्स वाई जेड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस की ये डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने आपको पहले, मैं इसको एक चौकटे में बंद कर देता हूं। आइडियल गैस की जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहां पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस पढ़ाई थी, जिसमें एक फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी कि पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। एक फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। ये कौन सी फॉर्म है? आप देख सकते हो, पी क्या है? प्रेशर है गैस का इन एटीएम। एम क्या है? मोलर मास है ग्राम पर मोल। डी क्या है? डेंसिटी है गैस की। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर एमएल। इसके बाद आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है हमारे पास?
टी हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। बेटा डेंसिटी की एक बार यूनिट आप चेक कर लेना, डेंसिटी की मैंने यूनिट जो आपको बताई है वो आ जाएगी आपके पास ग्राम पर लीटर। डेंसिटी की यूनिट मैंने शायद अभी कुछ गलत बोल दी है, मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ। डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई बी, और डब्ल्यू बाई बी का मतलब हो गया ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलो। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, दिख रहा है आपको। अब आप क्या करोगे, D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी को आप क्या करोगे, वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करोगे। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, उसकी डेंसिटी क्या है, D है, तो D की वैल्यू क्या है, पी एम बाई आर टी। ठीक है, और दूसरा एट ए प्रेशर P और T पे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे किससे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो बेटा तो ये पीएम बाई आर टी जो वैल्यू है, ये किसके लिए हम पुट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए पुट करेंगे, और सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे होना चाहिए। इट मीन्स जब भी आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, तो जिस गैस की आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो उस गैस के प्रेशर और किसी भी एक प्रेशर और टेम्परेचर पे आप डेंसिटी नोट करोगे, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन की डेंसिटी नोट करोगे, और उन दोनों का जब रेशियो लोगे तो आपको मिल जाएगा वेपर डेंसिटी। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखो हमारे पास गैस जो थी, गैस का प्रेशर और टेम्परेचर और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर और टेम्परेचर हमने कैसा ले लिया, सेम ले लिया। और आर क्या, यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो ये आर की वैल्यू भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया कि वेपर डेंसिटी बी डॉट डी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हम सबको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2। वी नो दैट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, कि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 2 है। इसका मतलब जो वेपर डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय m ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया बेटा हमारे पास एक गोल्डन फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या आ गया, एक गोल्डन फॉर्मूला। इसका बहुत यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं यहाँ पे। तो हमने अभी तक कैलकुलेट क्या करा, हमने कैलकुलेट करा है कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस की जो वेपर डेंसिटी होगी वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसी गैसियस सब्सटेंस का मोलर मास आप कैलकुलेट करो, और मोलर मास को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके करता हूँ। अगर मेरे पास मिथेन गैस है, कौन सी गैस है, मिथेन गैस। अब मुझे मिथेन गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी मिथेन गैस की क्या होगी, मिथेन गैस का मोलर मास निकालना है मुझे। तो मिथेन गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16, और आप इसे क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, 8.0 या फिर 8 आ गई। वेपर डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई वेपर डेंसिटी। एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझो। सपोज करो आपको गिवन है कोई भी सब्सटेंस एक्स, कोई भी सब्सटेंस एक्स गिवन है, और उस सब्सटेंस की आपको वेपर डेंसिटी पता है कितनी है, 10। अगर आपको सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी पता है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सब्सटेंस है आपका गैसियस सब्सटेंस है, क्योंकि वेपर डेंसिटी डिफाइन ही गैसियस सब्सटेंस के लिए हमने करी है। तो आप फिर से समझो इसको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास एक गैसियस सब्सटेंस है, उस गैसियस सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी मुझे पता है, तो उस गैसियस सब्सटेंस का मोलर मास क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप यहाँ देखो कि मोलर मास, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर गैसियस सब्सटेंस का मोलर मास लिखना चाहते हो, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम पर मोल। बेटा यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब मैं वेपर डेंसिटी लिख रहा हूं तो आगे यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वेपर डेंसिटी मेरे पास कैसी है, यूनिट लेस, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखेगा। ठीक है, पर जब आप मोलर मास की बात करोगे तो मोलर मास की यूनिट होती है, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, इसलिए मैंने मोलर मास के लिए यहाँ पे यूनिट लिखी है ग्राम पर मोल। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने बेटा क्या क्या पढ़ा, दो टर्म्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हमारी सॉलिड के लिए डिफाइन है और हमारी लिक्विड के लिए डिफाइन है। ठीक है, और एक हमने पढ़ा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमारी सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है, और आपको याद क्या रखना है, वेपर डेंसिटी जो होती है किसी भी गैसियस सब्सटेंस की, जो वेपर डेंसिटी होगी वो उस गैसियस सब्सटेंस के मोलर मास को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिक्सचर एनालिसिस। अब देखो
जब हमने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया था तो दो कैटेगरी हमने बनाई थी, एक थी हमारे पास प्योर सब्सटेंस और एक थी हमारे पास मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर भी हमने दो कैटेगरी बनाई थी, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सपोज करो, एक मिनट बनाई देता हूं मैं आपको। ये आपको एक गैसियस मिक्सचर गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, गैसियस मिक्सचर गिवन है। और मिक्सचर होता क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से मिक्सचर बनते हैं। सपोज करो इस गैसियस या फिर कोई भी मिक्सचर ले लेता हूं मैं, ये आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर तीन सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। तो ये मिक्सचर किसका हो गया, ये मिक्सचर हो गया ए का प्लस बी का और सी का। आपको ए प्लस बी प्लस सी का मिक्सचर गिवन है। अब ये मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आप कंडीशंस देख के। अगर आपके पास यूनिफॉर्मिटी है एट द पार्टिकल लेवल, अगर हमारे पास मिक्सचर में जो यूनिफॉर्मिटी है वो पार्टिकल लेवल पर है तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर पार्टिकल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी से मैंने ये बोला है कि हमने ए बी सी जो कि हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस थे, उन प्योर सब्सटेंसेस को हमने मिक्स करा है, उन प्योर सब्सटेंस को हमने क्या करा है, मिक्स करा है। और मिक्स भी हमने कैसे करा है, इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में, इन एनी रेशो। आपने किसी भी रेशो में आपने ए बी और सी को मिक्स करा, जैसे ही आपने मिक्स करा वैसे ही आपका क्या बन गया, मिक्सचर। हम इस चीज पे जा ही नहीं रहे कि ये मिक्सचर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। हम इस चीज के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हमने सिर्फ क्या करना है, ए और बी और सी को मिक्स कर देना है किसी भी रेशो में, ठीक है। अब देखो, अब देखो आप, ए बी और सी बेसिकली है क्या, प्योर सब्सटेंस है। अगर हम बात करते हैं ए के लिए, तो ए के मोल्स कितने हैं, Na, और ए का मास कितना है, Wa, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बी की, तो बी के मोल्स हैं Nb। इस पर्टिकुलर मिक्सचर में जो बी के मोल्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, Nb, और बी का मास कितना है, Wb। इस पर्टिकुलर मिक्सचर में अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी के मोल्स हो गए Nc, और सी का जो मास हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास Wc, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो टर्म्स पढ़ाने वाला हूँ, एक है मास परसेंटेज और एक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन सबसे पहले समझो, किसी भी मिक्सचर में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन, सपोज करो मुझे सब्सटेंस ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी मिक्सचर में जिस सब्सटेंस का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उस सब्सटेंस के मोल्स को आप टोटल मोल्स के साथ क्या करो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या मिल जाएगा, आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर हम ये टोटल मोल्स की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर मिक्सचर में जो टोटल मोल्स है वो टोटल मोल्स क्या होंगे, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल मोल्स। इसको हम बोलेंगे टोटल मोल्स इन अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में जो टोटल मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी और मोल्स ऑफ सी। तो बेटा मोल फ्रैक्शन आपको समझना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो भी मिक्सचर आपको गिवन है उस पर्टिकुलर मिक्सचर में किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस के मोल का फ्रैक्शन कितना है, तो जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, जिस सब्सटेंस का आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे उस सब्सटेंस के मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर से डिवाइड करोगे। इसको फिर से समझो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मुझे फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, किसकी बात कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की। अब बेटा मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से और सफिक्स में लगा देते हैं बी। तो एक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मैंने क्या बोला बेटा, जिस सब्सटेंस के आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस सब्सटेंस के मोल्स को आप क्या करोगे, टोटल मोल्स से डिवाइड करोगे। तो यहां से हमने एक ऑब्जर्वेशन करी कि मोल फ्रैक्शन जो होगा किसी भी सब्सटेंस का ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ठीक है। अगर आप एन ए को डिवाइड करते हो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी से तो हमेशा ही वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है, नोट करके क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर, या फिर आप लिखोगे फॉर ए मिक्सचर, फॉर अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के लिए, फॉर ए मिक्सचर समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है किसी भी मिक्सचर के लिए। अगर हम मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा बेटा, इसको समझ सकते हो आप। सपोज करिए आप यहाँ पे
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस गैसियस मिक्सचर की बात करता हूं तो इस गैसियस मिक्सचर में तीन सब्सटेंस है ए बी और सी। तो मैं क्या करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाय एन टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाय एन टोटल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या आ जाएगा हमारे पास, एन सी डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो अगर आप यहाँ पे नीचे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी डिवाइडेड बाय एन टी। और बेटा आपको पता है कि व्हाट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही वैल्यू क्या होती है, एन टी की वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल मोल्स। तो आप जब करोगे तो ये इससे पूरा कैंसिल होगा और ये आ जाएगा वन। यही लाइन हमने यहाँ लिखी है कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वन होगा किसी भी मिक्सचर के लिए। मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वन होता है। तो ये तो बात हो गई मोल फ्रैक्शन की। अब हम अपना एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलेंगे मास, परसेंटेज मास, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, अगर आपके पास सपोज कीजिए मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर आपके पास ए बी सी तीन सब्सटेंस है, इसमें से मुझे क्या करना है, सब्सटेंस ए का मास परसेंट फाइंड आउट करना है। तो मास परसेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। सपोज करो WT क्या है, मिक्सचर का टोटल मास। और WT हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, WT हम डिफाइन कर रहे हैं मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी। तो इस तरीके से मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस का आप मास परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। मास परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर सपोज कीजिए आपको सब्सटेंस ए का मास परसेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, सब्सटेंस ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं मास परसेंट ऑफ बी, मास परसेंट ऑफ बी को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए मिक्सचर इनटू 100। या फिर आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि हमने मिक्सचर के अंदर कितने सब्सटेंस लिए हैं, तीन सब्सटेंस। तो टोटल मास हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी इंटू 100। तो ये आपके पास क्या है, ये हो गई आपके पास मिक्सचर की एनालिसिस। फिर से समझा देता हूं कि मिक्सचर के एनालिसिस में आपको क्या करना है। मिक्सचर कब बनेगा बेटा, जब प्योर सब्सटेंसेस को आप मिक्स करोगे, किसी भी रेशो में आप उन्हें मिक्स कर दो। अब मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा, हेटेरोजीनियस बनेगा, हम अभी इस चीज पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मिक्सचर की एनालिसिस कर रहे हैं। तो मिक्सचर की एनालिसिस में हमें यह पढ़ना है कि जब भी हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो सब्सटेंसेस में किसी भी सब्सटेंसेस का अगर मुझे मास परसेंट निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करूं, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उस सब्सटेंस के मोल्स को आप मिक्सचर के अंदर टोटल मोल्स हैं उससे डिवाइड कर दो। इसी तरीके से अगर आप मास परसेंट निकाल रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, तो जिस सब्सटेंस का आप मास परसेंट निकाल रहे हो उस सब्सटेंस के मास को मिक्सचर के टोटल मास से डिवाइड करो इनटू 100। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमारे दिमाग के ढक्कन अच्छे से खुल जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको एक मिक्सचर गिवन है, उस मिक्सचर के अंदर कंटेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। अब देखो बेटा, याद करिए पिछली प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आप इसका मतलब होता है मोल्स। आपको डायरेक्टली उसने क्वेश्चन में NaOH के मोल्स दे दिए और NaOH के मोल्स कितने हो गए हमारे पास, 0.1। तो एक काम करो, जब भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, आप क्या करो, एक गोला बनाओ और उस गोले के अंदर जो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस आप लिखो। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट है, क्वेश्चन को रीड करो। तो ये कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन यूरिया एंड NaOH। इसका मतलब इस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया यूरिया जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, और एक आपको गिवन है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो यूरिया का डेटा लिख लो, यूरिया कितना गिवन है आपको, आपको मास ऑफ यूरिया गिवन है कितना, 6 ग्राम। कितना गिवन है, 6 ग्राम। और आपको मोल्स ऑफ NaOH गिवन है, तो मोल्स ऑफ NaOH हमें कितने गिवन है, 0.1।
तो बेटा एक चीज देखिए, जब भी आपको मास पता होगा तो यूरिया के लिए आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं मोलर मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करूंगा, आई थिंक मैंने आपको कैलकुलेट कराया भी था, तो मोलर मास ऑफ यूरिया आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। आपको यूरिया का मास पता है, आपको यूरिया का मोलर मास पता है, तो आप यूरिया के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 6, मोलर मास कितना है हमारे पास 60, तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए 0.1 मोल्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो पूरी कहानी आपने करी यूरिया के लिए। अब आ जाओ NaOH पे। NaOH के आपको मोल्स गिवन है, क्या हम NaOH का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। NaOH का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, उस मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम पर मोल लिख देना है। तो मोलर मास की अगर मैं बात करूंगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा NaOH का, सोडियम, सोडियम का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास के आगे आपको ग्राम लगाना है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस मैं यहाँ करके एक बार दिखा देता हूँ, शायद मैंने NaOH का आपको नहीं बताया है। तो सोडियम का जो होता है एटॉमिक मास दिस इज 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। दिस इज ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जब इसको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आ जाएगा आपके पास 40 ग्राम पर मोल। अब बेटा देखो NaOH का आपके मोल्स पता है, NaOH का आपको मोलर मास पता है। क्या आप NaOH का मास निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH इंटू मोलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.4 ग्राम। कितना आ गया, 0.4 ग्राम। अब आपके पास जितना भी डेटा आपको जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपके पास मिल गया। अब क्वेश्चन का दिखाते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, और टोटल मोल्स की अगर हम बात करेंगे तो इस मिक्सचर के अंदर मोल्स, टोटल मोल्स किस किसके होंगे, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, एक मिनट, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, अब मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास कितने आ गए 0.1। ठीक है, और मोल्स ऑफ यूरिया 0.1 प्लस मोल्स ऑफ NaOH। NaOH के मोल्स कितने 0.1। जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 क्या हो गया आपका आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमारे पास हो गया 0.5। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ यूरिया। अगर हमें मास परसेंट ऑफ यूरिया निकालना है तो मास परसेंट ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया। ठीक है, आप क्या निकाल लो, मास परसेंट ऑफ यूरिया निकाल लो। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इनटू 100। तो बेटा देखो मास ऑफ यूरिया कितना है हमारे पास, यूरिया का मास आया हमारे, हमें क्वेश्चन में गिवन था 6 ग्राम। ठीक है, और डब्ल्यू टोटल की बात करेंगे तो डब्ल्यू टोटल में क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ NaOH। तो मास ऑफ यूरिया तो 6 ही है, और मास ऑफ NaOH आई थिंक कुछ गलती हो गई है। हाँ, गलती ये हो गई है, ये 4 ग्राम नहीं होगा, ये 0.4 ग्राम नहीं होगा, ये 4 ग्राम होगा। इसको जरा करेक्ट कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, तो मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 4 ग्राम। तो यहाँ पे इसको इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6/10 इंटू 100, और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास 60%। कितना आ गया, 60%। ये हो गए आपके आंसर इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन मैंने, जब भी मैंने आपको गैसेज मिक्सचर पढ़ाया, उस गैसेज मिक्सचर में मैंने आपको बता दिया कि आप मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो गैसेज मिक्सचर में। तो आपको क्या करना है, बस एक गोल्डन रूल याद रखो, किसी भी सब्सटेंस का जो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास के लिए मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूं, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा दोगे तो बन जाएगा वो मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर ऑफ हीलियम CH4 कंटेन 20% ऑफ हीलियम बाय मास। तो आपके पास बेटा जो मिक्सचर गिवन था वो मिक्सचर किस किस का गिवन है, ये है आपके पास एक मिक्सचर। ठीक है, ये मिक्सचर है, और मिक्सचर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड CH4।
तो ये हो गया हीलियम और ये हो गया CH4। अब आगे क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मिथेन, मिथेन को ही बोलते हैं CH4, कंटेन 20% हीलियम बाय मास। सपोज करो अगर मैं मिक्सचर का मास 100 ग्राम ले लेता हूँ, मैंने क्या करा है, मिक्सचर का ग्राम मास कितना ले लिया, 100 ग्राम। तो उस मिक्सचर में 20% मास किसका है, हीलियम का। तो हीलियम का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ हीलियम आ जाएगा हमारे पास 20 ग्राम। मैंने मिक्सचर का जो मास ले लिया वो लिया 100 ग्राम। इस मिक्सचर में 20 ग्राम हीलियम है, तो हीलियम का मास कितना आ गया, 20 ग्राम। तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ मास किसका होगा, मिथेन का। मिथेन का मास कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। बेटा देखो, आप सोच रहे होगे सर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो यही मेरी अप्रोच रहती है, क्वेश्चन को रीड करते रहो, उस क्वेश्चन को रीड करके जो जो समझ में आ रहा है पहले वो लिखते रहो। तो अभी मैंने जो पहली लाइन पढ़ी है कि मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मिथेन कंटेन 20% हीलियम बाय मास, वो मैंने बना दिया। अब आगे पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन इन अ मिक्सचर। आपसे पूछा गया है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन। आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन होगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन जो होगा दैट इज मोल्स ऑफ मिथेन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिथेन प्लस मोल्स ऑफ हीलियम। यही तो हमने फॉर्मूला बताया था मोल फ्रैक्शन का, कि मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखो हीलियम का मास पता है, तो हीलियम का मोलर मास भी आपको पता है। जो मोलर मास है हीलियम का वो होता है 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, हीलियम होता है क्या हमारे पास 2He4 होता है। तो हीलियम का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा हमारे पास 4 ग्राम पर मोल। अब हीलियम का आपको मास पता है, हीलियम का आपको मोलर मास पता है, तो आप हीलियम की क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स ऑफ हीलियम जब कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, मास अपॉन मोलर मास। मास है 20, मोलर मास है 4, तो ये आ जाएगा 5 मोल्स। क्लियर है। अब आगे देखिए, आप CH4 की बात कीजिए। CH4 क्या है, मिथेन। तो मिथेन का मोलर मास आपको पता है, द मोलर मास ऑफ मिथेन इज 16 ग्राम पर मोल। आप यहाँ क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ मिथेन कैलकुलेट कर सकते हो। मोल्स ऑफ मिथेन क्या हो जाएंगे हमारे पास, मास ऑफ मिथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिथेन। तो मास ऑफ मिथेन है 80 और मोलर मास ऑफ मिथेन है 16। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 मोल्स आ जाएगा। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकालना है। अब आपको मोल्स ऑफ मिथेन और मोल्स ऑफ हीलियम की वैल्यू पता चल गई है। आप ये वैल्यू को पुट करो और आंसर को सॉल्व करो। So the mole fraction of CH4 is equal to moles of CH4 that is 5 divided by moles of CH4 that is 5 plus moles of helium, helium की moles भी कितने हैं 5। तो ये आ जाएगा 5/10। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 0.5। मोल फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास, 0.5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अगर सब्सटेंस का मास पता है, सब्सटेंस के आपका नाम पता है या फिर केमिकल फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट सब्सटेंस का मोलर मास निकालो और मास और मोलर मास मिल जाएंगे, वैसे ही मोल्स निकालो। उसके बाद फिर क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है हमें। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसको समझो। ठीक है, सबसे पहले देखो कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसके लिए डिफाइन किया गया है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो डिफाइन किया गया है वो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए डिफाइन किया गया है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड फॉर होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम आपको एक चीज बताएंगे, उसको ध्यान रखना है आपको। अगर मैं गैसियस मिक्सचर की बात करूंगा तो गैसियस मिक्सचर ऑलवेज मेरा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे, गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर is always homogeneous, गैसेस मिक्सचर हमारा कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसे होता है बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक ये बॉक्स, मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है और इसके अंदर क्या है, दो गैसेस हैं। सपोज कीजिए ये मैंने क्या लगा रखा है, मेरे पास एक ही कंटेनर ले लेता हूँ। एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक पार्टीशन लगा रखा है मैंने। ये क्या है मेरे पास, पार्टीशन। और पार्टीशन कैसा है, रिमूवेबल है। पार्टीशन भी कैसा है, रिमूवेबल।
पार्टीशन हमारा कैसा रिमूवेबल पार्टीशन है। सपोज करो पार्टीशन के एक साइड क्या है, गैस ए है, और पार्टीशन के गैस ए है और गैस ए के मोल्स कितने हैं, Na, और गैस ए का मास कितना है, Wa। अब पार्टीशन के दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है, गैस बी है, गैस बी के मोल्स कितने हैं, Nb, और गैस बी का मास कितना है, Wp। अब बेटा क्या होगा, अगर मैं इस पार्टीशन को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, मैं क्या कर दूं, इस पार्टीशन को रिमूव कर दूं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस पार्टीशन को रिमूव करा है। पार्टीशन रिमूव करने का मतलब क्या है, पार्टीशन के अंदर मैंने होल कर दी है, ठीक है, पार्टीशन के अंदर होल कर दी है। अब जब भाई पार्टीशन को आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, ए और बी गैसेस की क्या आ जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। क्या होगा बेटा, ए गैस प्लस गैस बी का आपको क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और ये जो मिक्सचर मिलेगा गैसेस मिक्सचर, वो हमेशा कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कैसा मिक्सचर होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है ऐसा कभी नहीं होगा कि सपोज करो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये मेरे पास कंटेनर है, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि इस कंटेनर के इतने पार्ट में गैस ए होगी और इतने पार्ट में गैस बी हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, पार्टीशन को रिमूव करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, कंप्लीट कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। हमारी गैसेस क्या करती हैं, कंप्लीट कंटेनर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। तो आप इस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे जाके देखोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको गैस ए और गैस बी के दोनों के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो गैसीय मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है आपको, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हमने बोला कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए डिफाइन किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। फिर हमने बोला कि जो गैसियस मिक्सचर होता है वो हमेशा हमारा कैसा मिक्सचर होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, वो पॉइंट क्या होगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज अ मोलर मास ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। एवरेज molecular mass, average molecular mass is a molar mass, is a molar mass of homogeneous mixture, molar mass of homogeneous mixture। समझ में आई बात आपको कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इस जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है उस होमोजीनियस मिक्सचर का क्या बन जाएगा, इस होमोजीनियस मिक्सचर का ये बन जाएगा मोलर मास। अब बेटा देखो, जो हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हमने डिफाइन डिनोट कैसे कर रहे हैं, एम मिक्सचर। पहले ही हमने क्या लगा दिया, एम मिक्सचर लगा दिया। कैपिटल एम हम किसके लिए यूज करते हैं, मोलर मास के लिए, और हमने यहाँ सफिक्स में क्या लगा दिया, मिक्सचर। तो अभी हमने बोला है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेटा पूरी की पूरी डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं, गैसियस मिक्सचर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम गैसियस मिक्सचर के लिए या फिर होमोजीनियस मिक्सचर के लिए बात करेंगे तो उस होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे, एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। तो हम यहाँ मास की जगह हम लिखेंगे डब्ल्यू टोटल, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय एन टोटल, मतलब टोटल मोल्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एम मिक्सचर जो होता है, एम मिक्सचर होता है मोलर मास ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर। किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर का अगर आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मिक्सचर के टोटल मास को आप डिवाइड करोगे मिक्सचर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। इसका मतलब क्या, एवरेज मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है, और एवरेज मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, और बेटा ग्राम पर मोल क्यों है, क्योंकि एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी एक मोलर मास है और मोलर मास की यूनिट भी ग्राम पर मोल ही होती है। आई थिंक ये आपको कुछ समझ में आया होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं मैं, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि थ्योरी समझने में आसानी हो जाए। सपोज करो ये मेरे पास एक मिक्सचर है, ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। इसके अंदर क्या है, गैस ए है, इसके अंदर गैस बी है, और इसके अंदर गैस सी है। तो ये हमने क्या ले लिया, एक मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर ऑफ गैस का। कौन सा मिक्सचर लिया हमने, मिक्सचर ऑफ गैसेस का।
मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लिया, कौन कौन सी गैसेस हो गई, ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा हमने क्या बोला, इस पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर के लिए अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो इस पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैं डिफाइन करूंगा एम मिक्सचर से। तो दिस एम मिक्सचर इज डब्ल्यू टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो डब्ल्यू टोटल मतलब टोटल मास ऑफ मिक्सचर, या फिर आप इसे लिख सकते हो मिक्सचर टोटल मास, और एनटी को आप क्या लिख सकते हो, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, इन ए मिक्सचर। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो एम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, एम ऑफ मिक्सचर हो जाएगा डब्ल्यू टोटल। डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर 3 गैसेस है तो 3 ही गैसेस के मुझे वेट को मैं ऐड करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। और अगर हम बात करते हैं एन ऑफ टोटल, एन ऑफ टोटल का मतलब इस मिक्सचर के अंदर 3 ही गैसेस हैं तो इन तीनों गैसेस के मोल्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक बार समझने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं थोड़ा सा। हाँ, इंपॉर्टेंट जो है आप यहाँ पे लिखो कि हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर है, उस होमोजीनियस मिक्सचर, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर कैसा है, एक गैसियस मिक्सचर है। सपोज करो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब वो होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, गैसेस का। होमोजीनियस मिक्सचर किसका, गैसियस सब्सटेंस का लिख लेता हूं, गैसियस सब्सटेंसेस का। तो गैसियस सब्सटेंस के लिए आप, मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया आज ही के लेक्चर में कि गैसियस सब्सटेंस के लिए हम एक रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अब वो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी। क्या होती है, वेपर डेंसिटी। तो इसका मतलब गैसियस सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर है, जिसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो, इस मिक्सचर के लिए, इस पर्टिकुलर मिक्सचर के लिए आप वेपर डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हो। तो इस गैसियस मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। किसी भी गैस की जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या होती है, गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। पर मेरे पास यहाँ पे कोई एक सिंगल गैस नहीं है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मेरे पास क्या है बेटा, समझ रहे हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसका मतलब गैसियस मिक्सचर का जो मोलर मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। गैसियस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया आपको। इसको मैं एक अच्छे से डिब्बे में बंद कर देता हूं। मैंने ये बोला आपको कि आप गैसियस मिक्सचर के लिए वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हो। तो गैसियस मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी होगी, आप ये आपके पास क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर। तो इस गैसियस मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी होगी कैसे निकालोगे, कि गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकालोगे। अब गैसियस मिक्सचर का जो मोलर मास होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम डिनोट करते हैं एम मिक्सचर से। तो हमने क्या करा, वेपर डेंसिटी ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर इज इक्वल टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय। एक काम करते हैं, हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। A mixture contain 1 mole of helium, 2 mole of hydrogen and 2 moles of methane. The molecular mass of the mixture will be। ठीक है, तो एक काम करता हूं, एक अपना मिक्सचर बना लेते हैं। ये आपके पास बेटा क्या है, एक गैसियस मिक्सचर है। इसको हमने क्या बोला, गैसियस मिक्सचर। तो इस गैसियस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, देखो इस गैसियस मिक्सचर के अंदर है हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस। इस गैसियस मिक्सचर के अंदर है हाइड्रोजन गैस। इस गैसियस मिक्सचर के अंदर है मीथेन गैस, CH4 गैस। अब आपको क्या गिवन है, आपको बेटा इनके मोल्स गिवन है। हीलियम गैस के जो मोल्स हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ हीलियम आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 मोल्स ऑफ। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, 2 मोल। हीलियम का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 2 मोल है। अगर मैं मोल की बात करता हूँ मीथेन की, CH4 की, तो मीथेन के कितने मोल है, 2 मोल है। क्लियर है।
आपसे पूछा गया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर इज डिफाइंड एज द W टोटल अपॉन N टोटल। तो बेटा W टोटल की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो क्या आप W टोटल की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, हीलियम के नंबर मोल्स आपको गिवन है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होगा बेटा? मोलर मास ऑफ हीलियम होता है 4 ग्राम पर मोल। तो मास निकाल सकते हो, तो मास ऑफ हीलियम कैसे हो जाएगा? मास कैसे निकालेंगे? मोल इंटू मोलर मास, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की आपको मोल्स पता है, तो हाइड्रोजन का आपको मोलर मास पता है कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल। आप क्या निकाल सकते हो? मास निकाल सकते हो किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा? मोल इंटू मोलर मास कितना आ जाएगा? ये 4 ग्राम ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मास ऑफ मीथेन अगर मैं निकालूंगा तो मास ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास दैट इज 32 ग्राम। अब आपको हर एक गैस के मास पता चल गए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? डब्ल्यू टोटल को मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन। अब आपको बेटा ये सब वैल्यू पता है, इन वैल्यू को पुट करो। सो द एम ऑफ मिक्सचर इज, मास ऑफ हीलियम कितना है? 4, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4, और मास ऑफ मीथेन कितना है? 32 ग्राम। और अगर मैं बात करता हूँ मोल्स की, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 1, मोल्स ऑफ, हाँ, मोल्स ऑफ हीलियम भी कितना है? 1, और मोल्स ऑफ मीथेन कितना है? 2। ये आ जाएंगे आपके पास मोल। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ऊपर आ जाएगा, आप न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 32 प्लस 8 40, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि किस तरीके से हम किसी भी गैसियस मिक्सचर के लिए, इस तरीके से हम किसी भी एक गैसियस मिक्सचर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई बेटा? यहाँ पे ना मोल्स ऑफ जो है, ये मोल्स कितने गिवन है, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 मोल ले लिया है, ये 1 मोल नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको 2 मोल्स गिवन है। क्वेश्चन में हमें हीलियम का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल्स गिवन है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40/5 इज इक्वल टू 8 ग्राम पर मोल। 8 ग्राम पर मोल। अब सही। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 8 ग्राम पर मोल इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इस तरीके से हमें क्या करना है, हम किसी भी गैसेस मिक्सचर के लिए या फिर किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उस गैसेस मिक्सचर का या फिर होमोजीनियस मिक्सचर का मोलर मास, जिसी को हम बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं पहले रीड करता हूं। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नियॉन, एनी क्या होता है? नियॉन होता है, लिख भी लो यहाँ पे, नियॉन एंड C2H6। ठीक है, C2H6। तो ये C2H6 क्या होता है? इथेन होता है। इथेन बेसिकली क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आगे पढ़ाएंगे, जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। अभी आप ये समझ लो, C2H6 हो गया आपके लिए इथेन, और नियॉन हो गया Na। अब आपको क्या गिवन है कि अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड इथेन कंटेन 40% नियॉन बाय मास, द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी। आपसे मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पूछी है। तो पहले हम क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक अपना फ्रेम तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें एक गैसियस मिक्सचर गिवन है, हमें एक गैसियस मिक्सचर गिवन है। इस गैसियस मिक्सचर के अंदर क्या है? नियॉन है, और साथ में क्या है? C2H6, इसको हम बोलेंगे इथेन। अब बेटा देखो, इस गैसियस मिक्सचर में जो नियॉन है वो 40% बाय मास है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूं, लेट अज्यूम द गैसियस मिक्सचर का जो मास है, लेट अज्यूम मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। मैंने गैसियस मिक्सचर का जो मास है वो कितना अज्यूम कर लिया? 100 ग्राम अज्यूम कर लिया। मैंने ये खुद मान लिया कि गैसियस मिक्सचर का जो मास है वो मास कितना है? 100 ग्राम है।
अब इस गैसेस मिक्सचर के अंदर 40% जो है नियोन है बाय मास। इसका मतलब मास ऑफ नियोन की बात करेंगे तो कितना है वो 40%। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हो गई नियोन। तो मास ऑफ इथेन भी आपको पता चल गया। तो मास ऑफ इथेन कितना हो गया 60 ग्राम। यहां तक समझ में आ गया। आपसे पूछा गया है द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता चल जाएगी। W डॉट डी सॉरी V डॉट डी। V डॉट डी हमारे पास क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बी डॉट डी क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करें, एम मिक्सचर की वैल्यू कैलकुलेट करें। एम मिक्सचर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमें वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगी। अब एम मिक्सचर की अगर आप बात करोगे तो एम मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, एम मिक्सचर इज डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाय एन टी, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम पर मोल। अब आपको डब्ल्यू की वैल्यू देखनी है। तो इस गैसेस मिक्सचर में कितने सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है, एक है नियोन और एक है हमारे पास इथेन। तो नियोन का मास, मास ऑफ नियोन प्लस मास ऑफ इथेन C2H6 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नियोन प्लस मोल्स ऑफ C2H6, ये आपको निकालना है। तो बेटा मास, तो आप मास तो आपको पता है, तो WT की वैल्यू आपने एज्यूम भी कर ली है कितनी, 100 ग्राम। तो यहां से आपको पता चल गया कि WT की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम। अब मेन टारगेट हमारा क्या है, हमें निकालने हैं मोल्स। तो बेटा मोल्स कैसे निकालेंगे ये देखो। तो ये तो हो गया WT की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नियोन। नियोन के मोल्स आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ नियोन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नियोन। इसी तरीके से अगर हम मोल्स ऑफ इथेन निकालना चाहते हैं तो मोल्स ऑफ इथेन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेन। ठीक है, अब बस अब ये आपको वैल्यू पुट करनी है। इसको जरा मैं थोड़ा सा पर्दा गिराता हूं, देखो। सो एम ऑफ मिक्सचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एम ऑफ मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नियोन। तो नियोन का मास कितना है 40 ग्राम, और नियोन का जो मोलर मास होता है वो मोलर मास कितना होता है, नियोन का अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो नियोन का मोलर मास होता है 20। नियोन को आप चाहो तो लिख सकते हो 10Ne20। ठीक है, प्लस मास ऑफ इथेन, इथेन का मास कितना है 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेन। तो मोलर मास ऑफ इथेन कैसे निकालोगे आप, आपको पता है इथेन का अगर मुझे मोलर मास निकालना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम पर मोल लिख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ इथेन। अब मोलर मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मास। तो आप देखो सम ऑफ द एटॉमिक मास करो, इथेन के अंदर कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। तो कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 12, और हमारे पास एटम कितने हैं 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं 6। तो इस तरीके से जो मोलर मास आ जाएगा किसका, इथेन का, इथेन का जो मोलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल, या फिर आप इसे 30 ग्राम भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि मोलर मास हमेशा 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलो, तो ये कितना आ गया 30 आ गया। इसको सॉल्व करो बेटा, यूनिट क्या होती है एम ऑफ मिक्सचर की, ग्राम पर मोल। यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, ये तो 2 टाइम्स गया 2, और ये भी कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 25 ग्राम पर मोल। पर बेटा क्वेश्चन में उसने आपसे मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर होता है हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा 12.5। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना आएगा यहाँ पे हमारा, एक बार रुको, 12.5 सही, आंसर सही आया हमारा। तो यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी, मैं कलर चेंज कर देता हूं, वेपर डेंसिटी
of mixture is 12.5। गलती से कोई भी बच्चा इस वेपर डेंसिटी के आगे यूनिट नहीं लिख देगा, कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो बेटा। आप क्या करो, सपोज करो आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो और आप क्या लिख के आ गए, आपने देखा एमओ मिक्सचर की वैल्यू आ गई ग्राम पर मोल। आप ग्राम पर मोल को मतलब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो ग्राम पर मोल, और आपने जल्दबाजी में वेपर डेंसिटी की भी यूनिट लिख दी ग्राम पर मोल। जैसे ही आप ये लिखोगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि वेपर डेंसिटी मैंने आपको बता दिया एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो आई होप आज का आपको पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर हमने पढ़ा वेपर डेंसिटी, और उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और हमने ये जान लिया कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किसके लिए डिफाइन किया होता है, हमने हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। और अगर हम गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे तो हमारा गैसियस मिक्सचर हमेशा कैसा होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर, आई थिंक लेक्चर नंबर 6, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है क्योंकि मैंने कंप्लीट किया है। अब अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ये आपके होमवर्क का पार्ट है, ठीक है, होमवर्क का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आप बच्चों को क्या करना है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए और लाइफ में एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।